प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है मेरे इस YouTube चैनल शिक्षा डायरी ऑफ इंडिया के अंदर। बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज की वीडियो क्लास के बारे में बात करते हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं सूचक के बारे में। जी हाँ, सूचक। आज की इस क्लास के अंतर्गत हम समझेंगे कि सूचक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनका कार्य क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन सूचक की परिभाषा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि वे पदार्थ जो अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अपने रंग में, गंध में और स्वरूप में अगर परिवर्तन कर लेते हैं तो उन्हें सूचक कहते हैं। सूचक मतलब सूचना देने वाला। जी हाँ, अब कोई भी पदार्थ है ऐसा, अगर वो अम्ल के संपर्क में आता है तो अपने अंदर बदलाव कर लेता है, तो समझना पड़ेगा किस प्रकार का बदलाव कर रहा है, तो वह उसके लिए सूचना दे रहा है। इसी प्रकार से जब क्षारीय विलयन के संपर्क में आता है और यदि वो अपने अंदर बदलाव करता है तो हमें समझना पड़ेगा कि यह क्षारीय विलयन है। तो इस प्रकार से हम इसको इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि वे पदार्थ जो अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अपने रंग या गंध या फिर स्वरूप में परिवर्तन कर लेते हैं तो उनको सूचक कहते हैं। जब बात समझ में आई गई है कि सूचक क्या है, तो फिर ये समझना पड़ेगा कि सूचक का महत्व क्या है, ये काम क्या आता है सूचक हमारे लिए। तो प्यारे बच्चों, सूचक यह पहचानने में हमारी मदद करता है कि कोई विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। विलयन के बारे में उसका माध्यम अगर हमें पता करना हो तो हमें सूचक के माध्यम से हम उसका पता लगा सकते हैं कि यह अम्लीय है या फिर क्षारीय है। तो ये तो हुआ सूचक का काम। लेकिन सूचक कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ, सूचक के प्रकार। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि सूचक दो प्रकार के होते हैं। एक वे सूचक जो प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं और दूसरे वो जो कृत्रिम सूचक होते हैं। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक सूचक के बारे में, यानी प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं। तो वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं, यानी ये प्रकृति से हमें मिलते हैं, हम इनको नहीं बनाते हैं, ये प्रकृति में उपलब्ध रहते हैं और प्रकृति के स्रोतों से हम इन्हें प्राप्त करते हैं, तो ये प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं। जैसा कि देखिए लिटमस पत्र। लिटमस पत्र एक प्रमुख प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल में अगर इसको रखेंगे तो ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लेकिन जब इसको क्षार में लेके जाएंगे तो यह लाल से नीला हो जाएगा। यानी कि लिटमस पत्र जब अम्ल और क्षार की उपस्थिति में आता है तो अपने रंग में ये क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। यह लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से निकाला जाता है, इसलिए इसे प्राकृतिक सूचक के रूप में जाना जाता है। इसके पश्चात बात करें हम हल्दी, यह भी एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी क्या करती है, क्षारीय माध्यम में आने पर येलो कलर यानी कि पीले रंग से यह लाल रंग में बदल जाती है। बच्चों, कभी कभी आपने देखा होगा हम खाना खाते हैं तो खाना खाते समय सब्जी की कुछ ड्रॉप जो है हमारे अगर शर्ट पे गिर जाती है तो उसको जब धोते हैं तो जैसे साबुन लगाते हैं वह पीले से लाल में बदल जाती है। और इसका छोटा सा प्रयोग अपन घर पे इजीली कर सकते हैं। अपनी हथेली में थोड़ी सा हल्दी का सॉल्यूशन लीजिए जो कि पीले कलर का होगा। अब उसमें जो साबुन का सॉल्यूशन बना करके और उसमें 2-4 बूंद साबुन के सॉल्यूशन की डालिए तो आप देखेंगे पीला रंग जो है वह लाल में बदल जाता है।
इसलिए हल्दी भी अपने आप को अम्ल की या क्षार की उपस्थिति में बदल लेती है, इसलिए यह भी एक प्राकृतिक सूचक की श्रेणी में आता है। दूसरे प्रकार का सूचक होता है कृत्रिम सूचक, जो कि बनाया जाता है, प्रकृति में उपलब्ध नहीं है, बनाया जाता है। यानी कि वे सूचक जो रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त होते हैं कृत्रिम सूचक कहलाते हैं। जैसे फिनाफ्थेलिन, है ना, ये क्या करता है, अम्लीय माध्यम में यह रंगहीन रहता है और क्षारीय माध्यम में यह गुलाबी हो जाता है। इसी प्रकार से मैथिल ऑरेंज, यह अम्लीय माध्यम में लाल जबकि क्षारीय माध्यम में पीला हो जाता है। तो बच्चों, कृत्रिम सूचक के बारे में अगर अपन को जानना है तो वो होंगे फिनाप्थेलिन और मैथिल ऑरेंज। तो अभी तक बच्चों हमने जो सीखा है, यानी कि सूचक किसे कहते हैं, ये बात हमारा समझ में आ गई है। अब सूचक कितने प्रकार का होता है ये हमने समझ लिया है, और सूचक का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो अब सूचक का क्या महत्व है, क्या काम है, वो भी हमने समझ लिया है। इस प्रकार से हमारा एक पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि सूचक किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है और इनका क्या महत्व है। अब आगे के वीडियो के अंतर्गत हम ये समझने जा रहे हैं कि जो अम्ल होते हैं उनके रासायनिक गुणधर्म क्या है, यानी उनकी रासायनिक प्रकृति क्या है। इसको अब आगे हम समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल की उस प्रकृति के बारे में कि जब इसकी अभिक्रिया धातु से करवाते हैं। अम्ल की अभिक्रिया जब धातु के साथ करवाई जाती है तो क्या होता है, जैसा आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि अम्ल जब धातुओं से अभिक्रिया करता है तो यह लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसका शाब्दिक समीकरण नीचे लिखा हुआ है, जिसको अपन कहेंगे बेसिक इक्वेशन। धातु प्लस अम्ल, अब दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। आइए इसको एक प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। जी हाँ, एक परख नली लेकर के उस परख नली में 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4 लेते हैं। अब इसके पश्चात उसमें दानेदार जिंक के कुछ टुकड़े उसके अंदर डाले जाते हैं। तो जिंक क्या है, धातु, तनु H2SO4 क्या है, अम्ल। अब क्या हो रहा है, अभिक्रिया हो रही है। किसके बीच में हो रही है, धातु और अम्ल के बीच में। जब यह अभिक्रिया संपन्न होती है तो चित्रानुसार आप देखिए जो बनने वाली गैस है वह प्रवाह नली के माध्यम से एक बीकर के अंदर आती है। उस बीकर में पहले से साबुन का विलयन भरा हुआ रहता है। इस विलयन में से यह बुलबुले के साथ बाहर निकलती है, लेकिन जहां से गैस निकल रही है वहां पर अगर एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर के हम जाते हैं तो वह मोमबत्ती पट पट की ध्वनि के साथ जलती है। फट फट की ध्वनि के साथ वह जलती है। अर्थात निकलने वाली जो गैस है वह कौन सी गैस है, वह हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस बन रही है और साथ में लवण बनता है जिंक सल्फेट। तो बच्चों, यह प्रयोग जिंक की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने का प्रयोग है, जिसमें जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इसकी रासायनिक समीकरण को आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जिंक H2SO4 से अभिक्रिया कर रहा है तो जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब अम्ल की धातुओं से अभिक्रिया के अन्य उदाहरण अगर अपन लें तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैग्नीशियम की अभिक्रिया, मैग्नीशियम एक धातु है, तो मैग्नीशियम की अभिक्रिया अगर अपन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड से करवाते हैं, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, जो कि एक लवण है। और कौन सी गैस निकलेगी,
हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये फैक्ट है कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कब? कब? जब धातु की अभिक्रिया अम्ल से करवाएंगे। इसके बाद एक अन्य उदाहरण पे अपन फोकस करते हैं। आयरन, Fe। आयरन की अभिक्रिया अगर सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हैं तो फेरस सल्फेट बनता है, फेरस सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो क्लास के अंतर्गत हमने जो समझा है वह अम्ल की धातु से अभिक्रिया को भी हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो आज की पूरा ओवरऑल अगर अपन देखें तो हमने समझा सूचक, सूचक का प्रकार, सूचक का महत्व और धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया। आगे की जानकारी के लिए अगले वीडियो के भाग नंबर 3 को आप जरूर देखिएगा, ताकि जो है आपको समय समय पर सही जानकारी उपलब्ध होती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साहब, और अच्छा लगे तो इसको फेंक दो इसको, सब लोगों के बीच में इसको पहुंचा दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।